अरे डॉक्टर साहब, मैं तो आपने जो मुद्दा उठाया था ना विधानसभा में, ये फाइनेंसर वाला जो लीगल गांव वाला, जी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है और बहुत ही प्रभावित कर रहा है ये। प्रभावित जी इसने सारा सौदा ठप कर दिया जी। हमारे तो 49 गाँव के बच्चे 5-5 7-7 इनके साथ लग रहे थे, अपना धंधा कर रहे थे, नौकरी की जरूरत नहीं, नशे में भी बच रहे थे, हैं जी। जी जी जी। और अब ठप सा होगा जी मामला। अगले भी जो है ना जी, जिनको देते हैं ना वो भी पेमेंट डिले होगी, लेट हो जाए जी। जी ना तो पहले तो सिस्टम ऐसा था जी, बस जैसे कटाकट में एक 1 to 1 जो तारीख होती थी उस पर उनका पैसा दिया। जी। अब थोड़ा सा इसमें कुछ ये भी दब से गए बच्चे जी सारे। तो डॉक्टर साहब, ये अपना डिगल में कितने लोग होंगे जो इसमें इन्वॉल्व होंगे फाइनेंस के काम में? इसमें तो जी 1000 होंगे जी। ओहो, अच्छा, 1000 लोग इन्वॉल्व हैं इसमें? 1000 बच्चे हर घर में, एक एक दो दो तीन तीन बच्चे भी हैं जी हर घर में। ओहो, तो डॉक्टर साहब तो बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। बहुत ज्यादा जी। कि फाइनेंसर दूसरों को मजबूर करता है, लेकिन अब तो रंगदारी उन्हीं से मांगी जा रही है। ये जो फाइनेंस का जो कारोबार है ये दिनों दिन बहुत तेज़ी से फल फूल रहा है, लेकिन ये जो फाइनेंस का जो काम है ये तो 10 और 15-20 रुपए तक का भी इंटरेस्ट ले लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह दी। हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज बड़े मुद्दे में हम बात करेंगे एक ज़रूरी मुद्दा। अक्सर देखा जाता है कि कोई भी क्राइम होता है तो वो फाइनेंस से रिलेटेड ज़रूर होता है, किसी फाइनेंसर का नाम होता है, और इस तरह की जुड़ी हुई घटनाएं पिछले दिनों काफ़ी सामने आई हैं। रोहतक में भी घटना हो चुकी है, डिगल गांव में भी घटना हो चुकी है, और इसको लेकर के अभी बेरी के विधायक डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान, जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया है कि ये मामला बढ़ता जा रहा है और उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए जो फाइनेंसर्स हैं। क्या है पूरा मामला और क्यों इस तरह की आवाज़ डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान ने उठाई? बातचीत करने के लिए मेरे ही साथी वरिष्ठ पत्रकार ओपी वशिष्ठ साथ हैं। आज हम इस मुद्दे की तह में जाएंगे और एक एक करके सारी बातें करेंगे। वशिष्ठ साहब जी, डॉक्टर साहब ने जो मुद्दा उठाया है बड़ा ही सीरियस है। आज तक तो हम ये सुनते आए हैं कि फाइनेंसर दूसरों को मजबूर करता है, लेकिन अब तो रंगदारी उन्हीं से मांगी जा रही है। सत्सिंह जी, ये जो फाइनेंस का जो कारोबार है ये दिनों दिन बहुत तेज़ी से फल फूल रहा है। ये हरियाणा में तो बाद में आया है, इससे पहले दिल्ली में ये फाइनेंस का काम चलता था, और जो दबंग टाइप के जो लोग होते थे वो दिल्ली में जो कारोबारी होते हैं, व्यापारी होते हैं, उनके बच्चों को फाइनेंस करते थे, और वो क्रिकेट के मैच में सट्टा लगाते थे, वैसे सट्टा खेलते थे। तो पहले दिल्ली में ये जो सट्टे फाइनेंस का जो काम है वो बहुत ज़्यादा लेवल पे था, और ये जो छोटे दुकानदार है जिनके आमदनी के या घर के रोज़गार जो गुजारे की बात करेंगे हम, वो जिसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं वो मजबूर होके फाइनेंसर के पास पैसा लेने के लिए जाता है। जी, आपने बहुत ही एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे मुद्दा याद दिला दिया। आज से कई साल पहले की बात है, हरियाणा के एक मुख्यमंत्री हुए, उनके एक बेटे ने मुंबई में जाकर सट्टा खेला, और जैसा आदत थी सट्टे में हार गए। हारने के बाद पैसा देने से मना कर दिया और हरियाणा आ गए। तो जिनके पैसे नहीं दिए थे उन्होंने शूटर भेज दिए, और यहाँ फिर मुख्यमंत्री तक बात गई तो उन्होंने जो भी था मामला रफा दफा किया। तो ये जो बंदे होते हैं खतरनाक तो होते ये हैं। बहुत ही पावरफुल आदमी होते हैं जो फाइनेंस का काम करते हैं, क्योंकि इसमें जो लिखा पढ़ी होती है ना वो कोई ख़ास लिखा पढ़ी नहीं होती। हालांकि अब जो है ये कैसे जी, किसी का मकान है, किसी का ज़मीन है या कोई और ऐसी कोई प्रॉपर्टी है, उसको लिखवा लेते हैं, और उसकी एवज में आप बाहरी भरकम जो इंटरेस्ट है, ब्याज है, उस पर राशि दी जाती है। आप ये देखो कि वैसे अगर देखा जाए तो 1% का जो ब्याज है, बैंक का ब्याज, ये व्यवहारिक ब्याज है। बैंक का ब्याज कहते हैं। अगर जैसे कोई साहूकार आदमी कोई ब्याज पे पैसे लेगा तो वो 1% इसका इंटरेस्ट लेगा, लेकिन ये जो फाइनेंस का जो काम है ये तो 10 और 15-20 रुपए तक का भी इंटरेस्ट ले लेते हैं। तो आप ये देखो कि जो आदमी
जिसके पैसे के लिए सारे रास्ते बंद हो गए और वो 10% पे ब्याज पे पैसा ले लिया, तो वो वापस चुकाएगा कैसे? ये तो एक सबसे बड़ी बात तो यही है कि वो एक ऐसे भंवर में फंस जाएगा कि वो उससे निकल ही नहीं सकता। अब वो या तो सुसाइड करेगा या कोई वो शहर छोड़ेगा या कोई ऐसा तरीका उस पर अपनाया जाएगा कि जो वो पूरा नहीं कर पाएगा। तो आपने जो अभी बात की विधानसभा में जो डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान कांग्रेस से विधायक है बेरी से उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है और आए दिन फाइनेंसरों से रंगदारी मांगी जा रही है। अभी हाल ही में एक डिग्गल गांव का उन्होंने जिक्र भी किया है, जज्जर जिले का डिग्गल गांव, जो वैसे तो ये जो गांव है डिग्गल गांव, ये सैनिकों के और खिलाड़ियों के रूप में प्रसिद्ध है। ये गौशाला भी बहुत पॉपुलर है और यहाँ से हर दूसरे घर में तीसरे घर से आपको सेना में एक जवान मिल जाएगा। बहुत बड़ा हरियाणा का बहुत बड़ा गांव है। हरियाणा का ही बड़ा गांव है वैसे तो, पॉपुलेशन के हिसाब से भी अगर देखें तो 25-30 हज़ार की आबादी का है, 15,000 तो वोट ही है एक गाँव में। कई पंचायतें हैं गाँव के। तो ये जो डिग्गल गाँव है ये सैनिकों का गाँव है और यहाँ पे एक से एक बढ़ के बड़े पदों पे सैनिक रहे हैं, छोटे से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ये जो है सैनिकों का और खिलाड़ियों का गांव है। लेकिन अब जो पिछले काफ़ी समय से हम इस गांव की जो चर्चा सुन रहे हैं वो फाइनेंसरों के रूप में हमें इस गांव की पहचान हो चुकी है। ऐसा लोग कहते हैं, हर आदमी की ज़ुबान पर है कि अगर किसी ने फाइनेंस पे पैसे लेने हैं तो आप डिग्गल गांव चले जाइए। जी, बताते हैं हर तीसरे चौथे घर में या हर दूसरे घर में फाइनेंसर है और इवन महिलाएं भी फाइनेंसर के काम में इन्वॉल्व है, ऐसा कहा जाता है। और ये सब के नजरों में है ये चीज, तो कोई ऐसा नहीं है कि आइडेंटिफाई है ये लोग। जब ईडी की रेड लगती है गांव के अंदर, ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो बड़े बड़े करोड़ों रुपए का जिनका टर्नओवर है उनके पास ईडी तो बिजनेसमैनों के पास जाती है, पॉलिटिशियनों के घर पे जाती है। अच्छा। लेकिन गांव में एक छोटे गांव के किसान के परिवार पे अगर ईडी की रेड लगती है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गोलमाल तो है। इसका एक इंटरेस्टिंग किस्सा भी है, एक बहुत ही इसी गांव का बता रहे हैं, जिसका कई 300, 400, 500 करोड़ रुपए उन्होंने महाराष्ट्र में जो ना अपना मक्खड़ जाल फैला रखा है फाइनेंस का, और उसको लेकर के ईडी ढूंढते 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 गांव में पहुंच गई। और जब वो खाट पे सोता हुआ मिला और वो कहा भाई उसका नाम पूछते कहाँ है, तो जो खाट पे सुनना है उसको देखने वाला ये नहीं हो सकता, तो ईडी उसको छोड़ के चली गई। एक बार गलतफहमी में यार 300, 400, 500 करोड़ का आदमी अगर कोई होगा तो यार कम से कम उसका घर भी तगड़ा मिलेगा, पता नहीं कितनी गाड़ियाँ खड़ी मिलेंगी और दिखने में पता नहीं कितना स्मार्ट होगा। सत्सिंह जी आप जो बात कह रहे हैं इसमें जो हमने भी गांव के लोगों से, कई लोगों से हमने बातचीत भी की है, चर्चा की उनसे, तो उनका ये कहना था कि गांव के जो लड़के हैं, यूथ जो है मोस्टली, वो गांव में अपना दिखाते हैं कि भाई जैसे दिल्ली में या महाराष्ट्र में, एमपी में या कहीं पे भी अपना कोई काम धंधा करते हैं, गांव में गुड़गांव में, दिल्ली में, तो वो गांव में आकर बिल्कुल साधारण तरीके से रहेंगे, बाइक पे घूमेंगे या छोटी गाड़ी लेके साथ रहेंगे। वो ऐसे शो ऑफ नहीं कर रहे वो लोग, लेकिन ऐसा कहते हैं कि वो करोड़ों रुपये जो उन्होंने फाइनेंस पे लोगों को दे रखे हैं दिल्ली में, महाराष्ट्र में, आपका गुड़गांव में और कई शहरों में। तो ये जो चीज़ आप जो बात कह रहे हैं, तो डिग्गल गांव की जो आज जो एक ख़ास पहचान है वो फाइनेंसरों के गांव के रूप में पहचान हो रखी है। और पिछले दिनों रोहतक में एक शादी समारोह में डिग्गल के एक युवक की हत्या भी होगी, मर्डर भी हुआ था, और वो फाइनेंस का ही काम करता था, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया। और उससे बताते हैं कि उससे रंगदारी मांगी गई थी किसी गैंगस्टर ने, और जब उन्होंने रंगदारी या नहीं दी या कुछ और कोई विवाद जो भी होगा, वो जब नहीं दिया तो वहाँ सरेआम शादी समारोह में उनको गोलियों से भून दिया। तो ऐसे अभी हाल ही में डिग्गल के एक और फाइनेंसर से कई 5 करोड़ रुपये की, ऐसा कहा जाता है कि 5 करोड़ रुपये की रंगदारी उन्होंने मांगी है। 5 करोड़ समझिए कि यानी कि जिस बंदे से 5 करोड़ की डिमांड की वो कितने करोड़ का आदमी होगा। और इसमें तो सोशल मीडिया पे वो उनकी जो बातचीत हुई है फ़ोन पे वो वायरल भी है। तो ये काफ़ी गांव जो है डिग्गल गांव, ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है पिछले 4-5-10 सालों से। और यहाँ के तो अभी तो देखो ये अतिशयोक्ति होगी ये मेरी बात है, ऐसा भी कहा जाता है कि लोगों ने अपने
कंपनियां बना दी, अपने बैंक बना दिए, कई लोगों ने तो ऐसा कहते हैं। अभी इसकी सच्चाई तो देखो, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो सामने है नहीं। डॉक्यूमेंट है नहीं। और फिल्मों में भी पैसा जो है मुंबई तक जाके वो पैसा फाइनेंस करते हैं, फिल्में बनाने में, गाने बनाने में और बहुत सारी चीज़ों में, प्रोडक्शन हाउस चीज़ को इस तरीके के पैसे जो है फाइनेंस किए जाते हैं। तो और अभी आईपीएल सीजन चल रहा है, क्या इसमें भी कुछ उनका रोल रहता है? देखो, आईपीएल का एक अलग है। आईपीएल तो आपको हर शहर में, हर कस्बे में आईपीएल पे सट्टा लगाने वाले मिल जाएंगे। जगह जगह आईपीएल मैचों पे सट्टा खेला जाता है। लेकिन उनको पैसा भी तो चाहिए ना खेलने का। पैसा ये है कि जैसे जो सट्टा लगाते हैं वो है तो या तो बड़े घरों के बच्चे हैं या मिडिल क्लास फैमिलीज़ के हैं, जो किसान है, जो और कुछ है, तो वो रिस्क उठा लेते हैं कि भाई वो उन्होंने सट्टा लगाना है, एक बाजी हारे दूसरी जीत जाएंगे, हो सकता है कि दोनों ही बाजी जीत जाए, तीसरी जीत जाए। तो वो ये है कि बाहर से पैसे उठाते हैं फाइनेंसरों से ही। अब उनको डिगल जाने की ज़रूरत नहीं। रोहतक में अगर आईपीएल पे कोई पैसा लगा रहा है और तो वो उनको रोहतक में ही अवेलेबल हो जाते हैं। कुछ लोग यहाँ पे भी देखो, ये जो फाइनेंस का काम है, डिगल तो चलो एक सुर्खियों में है आज के टाइम में और बड़ा एक चर्चा का विषय है और विधानसभा में ये मामला उठा है, तो अपने आप में ही आप इसको देख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट मामला है। जब उन्होंने विधायक जी ने डिगल गांव को मेंशन किया है कि हमारे वहाँ पे फाइनेंसरों को आए दिन रंगदारी मांगी जाती है उनसे और उनको प्रोटेक्शन चाहिए, पुलिस के गनमैन चाहिए और असला जो आर्म्स लाइसेंस है वो पुलिस उनके बनवाए। वैसे वसीर साहब देखो, समय का चक्कर कैसे घूमता है। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था ना, तो कोई एक जानकार थे, तो वो फाइनेंस का काम करते थे। तो उन्होंने क्या था कि अपना ऑफिस बना रखा था फर्स्ट फ्लोर पे और सेकंड फ्लोर पे खाली सा था, एक वैसे बेड रखा था। तो एक दिन मैं उनके पास बैठा था, तो कोई अपना जिनको फाइनेंस का रखा था, कोई रेडी वाले या सिंपल से जो भी दुकानदार होते हैं, छोटे दुकानदारों, तो उनमें से कोई गिड़गिड़ाने लगा कि जी इस बार जो है ना मेरा लेट हो गया, 2-3 किस्तें, 4 किस्तें, 5 किस्तें लेट हो गई। तो भाई साहब ने उनको 2 मुश्तंडे उसको ऊपर लेके गए और उसको अच्छी तरह उसकी सिकाई कर दी। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि फाइनेंसरों का खौफ होता था। खौफ आज भी है, ऐसा नहीं है। खौफ के बगैर तो देखो, आप 10 रुपया आप किसी को दे के दिखा दो, आपको वापस ही नहीं मिलेंगे। ये तो लाखों करोड़ों रुपए दे देते हैं ऐसे जी। और कितने परसेंट पे देते हैं? परसेंट तो देखो ना, परसेंट तो 5 से ऊपर तो इनके स्टार्ट ही होता है। हाँ, 4 वो से जैसी 5 मजबूरी, जितनी बड़ी मजबूरी उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इनका तो ये होता है कि जैसे एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा कि जैसे आपने 10,000 रुपये फाइनेंस पे लिए कहीं से भी, तो आपको 9,000 रुपये दें, वो काट के आपको 9,000 रुपये देंगे। 1,000 रुपये तो फाइल चार्ज करके ऐसा कुछ है कि भाई फाइल चार्ज के रूप में आपको, या ये कह सकते हैं कि जो उनको इंटरेस्ट लेना है वो 1,000 रुपये तो पहले ही काट दिए आपके। 9 तो आपको 10 में से 9 तो वैसे मिलेंगे और आपके और फिर डेली आपकी वो किस्त बन जाएगी। अगर एक दिन आपकी किस्त अगर जैसे मिस होगी, आप नहीं दे पाए, तो अगले दिन उस पर डबल इंटरेस्ट हो जाएगा, फिर ऐसे ऐसे ना बढ़ते चला जाएगा। तो अगर वो उनकी किस्त जो है ना बीच में मिस होगी तो उनके लिए आफत हो जाएगी जिस आदमी ने पैसे लिए हैं। तो ये जो फाइनेंस का काम है, ये बहुत ही ऐसा काम है कि भाई इसमें तो जो चारों तरफ से, मैं वही बात कह रहा हूँ, जो चारों तरफ से घिर जाता है वो फाइनेंसरों के पास जाता है। तो जिसके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, या भाई ये कहिए कि जो इतना मोटा इंटरेस्ट पे पैसे लेके उसको वापस देगा कैसे, ये समझ में नहीं आता। या तो वो भी कोई उस पैसे को ऐसे ही 2 नंबर में लगाएगा कि वो रातों रात डबल हो जाए या ट्रिपल हो जाए, तभी तो आप इतना ब्याज दे सकते हैं। वैसे तो साधारण आदमी जो है, एक कॉमन मैन है, कुछ छोटा मोटा अपना काम धंधा शुरू करना चाहता है, तो वो तो इससे ज़्यादा दे नहीं सकता। डॉक्टर रघुवीर कादियान ने, बेरी से जो कांग्रेस के विधायक है, उन्होंने जो मामला उठाया है, तो वैसे डॉक्टर साहब को ये जो फाइनेंसर है, इनसे जो आतंक फैला हुआ है और जो गरीब आदमी है उनको भी प्रोटेक्शन की चाहिए, उनका भी मुद्दा उठाना चाहिए था। फाइनेंसर्स को ठीक है क्योंकि जीने का हक तो सभी को है और लॉ एंड ऑर्डर सभी के लिए है, तो एक आम आदमी के लिए भी कि जो ये फाइनेंसर है किस तरह से, क्योंकि सब कुछ इलीगल है सारा का सारा काम, और किस तरीके से ये जो यूथ है जिनको नौकरी नहीं मिल रही, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं
या डिग्रियां करे बैठे हैं, शादी नहीं हो रही है, तो सारा का सारा ये फाइनेंसर्स के काम को देखकर, क्योंकि इतनी बड़ी फिगर 200 करोड़, 300 करोड़, 50 करोड़, 10 करोड़, इनको सुन करके यूथ भी इनकी तरफ अपील बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। वो यही कहता है कि मैं तो अपना फाइनेंस का काम करूँगा, मैं तो नौकरी करूँगा ही नहीं, मैं करूँगा तो बड़ा काम करूँगा। अब वही ना, फाइनेंस का कैसे काम होता है, या तो आपने ज़मीन बेच दी, कोई किला 1-2 किला बेच दिया, पैसे एक साथ आ गए, वो पैसे आपने मार्केट में फाइनेंस में डाल दिए, और नए बंदे के पैसे वापस नहीं आते, बंदे के पैसे आएंगे फंस नहीं, जाते हैं। क्योंकि वो ऐसे गाहक जो लोग हैं, फिर फाइनेंस क्राइम हो जो जाता बड़े है। लोग हैं वो तो नए बंदे को तो उभरने ही नहीं देंगे, उसका तो पैसा मरवा देंगे ताकि मार्केट में उनकी मोनोपोली चलती रहे, ठीक है ना। फिर वो क्राइम में आता है एंटर। तो आप ये देखो, अभी मैं नाम तो डिस्क्लोज नहीं करूँगा, एक लड़के से को 6 लाख रुपये फाइनेंस के दिए, मतलब 6 लाख का क्या दिया उसने, पर्ची खिलाते हैं, जैसे ये पर्ची का भी एक कोई है सट्टा जो खेलते हैं पर्ची का, तो उन्होंने कहा गया कोई नहीं तुम्हारे पैसे मैं लगा दूंगा, वो लगाए 50,000 रुपये लगाए, लाख लगाए, 1.5 लाख लगाए, ऐसे कर करा के उसके 5-6 लाख रुपये उसके सिर चढ़ा दिए कि भैया आपको 6 लाख रुपये आपने मेरे देने हैं। अब 6 लाख रुपये उसके पास आए कहाँ से, वो तो एक स्टूडेंट था, स्टूडेंट के लिए पढ़ाई वढ़ाई तो कम ही करते हैं, बस वैसे ये है कि 20-22 साल का लड़का था वो। अब उनके जो फादर है, वो एक कस्बे की बात है, वो डिगल का मामला नहीं है, वो ये आसपास का ये कहीं, तो उनके जो फादर है उनकी एक छोटी सी मिठाई की दुकान। अब जो जिन्होंने फाइनेंस पे पैसे दिए थे वो उसके फादर के पास जाने लग गए कि भैया आपके बेटे ने इतने पैसे ले रखे हैं, या तो हमें दे दे, नहीं तो फिर हम इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। अब उस आदमी ने ये सोचा कि भाई बेटा के ऊपर कोई आँच आए, परिवार के ऊपर कोई आँच आए, उन्होंने अपनी दुकान बेच के वो 6 लाख रुपये बेटे के जो ले रखे थे वो फाइनेंसर को दिए। उसके बाद उसका काम धंधा चौपट हो गया, अब वो दोबारा बेचारा वही हालात। मैं वही कह रहा हूँ ना, तो ये मजबूर इसके लिए क्या है कि देखो, ये माँ बाप ने भी अपने बेटे पे या बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए कि वो जो है ये फाइनेंस का नाम लेके, या वो किस धंधे में है, कैसी संगत में बैठने लग रहा है, कहाँ पे जा रहा है, क्या उसके काम धंधे है, उसका लाइफस्टाइल कैसे दिनों दिन चेंज हो गया। और जब उस पे कर्ज चढ़ जाता है फिर वो मायूस रहने लग जाता है, डरा सा रहने लग जाता है, घर में खाना नहीं खाएगा, परिवार के लोगों से मिलेगा नहीं। तो ये जो बच्चों की जो एक मनोदशा को भी समझना चाहिए माँ बाप को कि वो किस दिशा में जा रहा है। तो हमें तो ये फाइनेंसर जो आप है, देखो कोई भाई पैसे लेने जाएगा तो वो तो देंगे ही, इसका कोई प्रॉपर्टी का ऐसा तो कोई लाइसेंस तो है नहीं कि नहीं सर, फिर ये तो वो बात हो गई ना कि कोई ड्रग लेने जाएगा तो ड्रग बेचने वाला तो बेचेगा, लेकिन बात यहाँ फिर सरकार कर क्या रही है, पुलिस क्या कर रही है, पुलिस एक्शन क्यों नहीं लेती? क्या ये पुलिस के लंबे हाथों से भी इनकी पहुंच ज़्यादा है? अब इसके लिए देखो ना, कोई कानून तो बना नहीं सत सिंह जी। नहीं, कानून क्यों नहीं है? ये क्या कानून है? मैं आपके पास गया कि भाई मेरे को तो 50,000 रुपये चाहिए, तो 50, आपने कहा कि भाई मैं तो 10 रुपये का ब्याज लूँगा %, तो मैंने कहा कोई नहीं, दे देंगे। किसी से इतने % का ब्याज एक्सटॉर्ट करना क्या ये लीगल है? नहीं, लीगल है या ना है इसका कोई प्रूफ तो नहीं है ना। आप कैसे मैं वही कर रहा हूँ ना, मजबूरी देखो, लेने वाले की मजबूरी है। मैं ये कह रहा हूँ, या तो वो ज़मीन रखवा लेते हैं, या कोई दुकान मकान, कोई गाड़ी बाइक, जो भी ऐसी चीज़ प्रॉपर्टी ऐसे रखवा लेते हैं। अब वो लेने वाला और देने वाला दो ही लोग तो हैं। अब उसमें कोई, अब जैसे मेरे को ज़रूरत है तो मैं तो जाऊँगा ना लेने के लिए, और आपको देने हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, कानून नहीं कानून आता इसके अंदर सरकार का रोल है कि जिस भी आदमी को अपना काम शुरू करने के लिए कोई मजबूरी के लिए अगर लोन चाहिए, तो पहली बात तो सरकारी बैंक से लोन मुहैया करवाए। तो लोन ले सकते हैं, सरकार की बहुत सारी, केंद्र सरकार की भी योजनाएं हैं, स्टेट गवर्नमेंट की भी योजनाएं हैं, आप उनको बैंक में जाओ। सच ये है कि जिसके पास ऑलरेडी पैसे होते हैं उसी को ही लीड बैंक मैनेजर के पास जाइए, आप वहाँ पे पॉलिसी पूछिए कि कौन कौन सी आपको भाई लोन मिल सकता है। आजकल तो बगैर गारंटी के लोन भी देती है सरकार, तो आप लोन लीजिए ना। तो फिर वो बाहर, अगर इतना इजीली लोन मिलता है तो वो बाहर क्यों जा रहे हैं?
तो वहाँ पे भी डॉक्यूमेंटेशन ऐसा है कि वो फंसा देते मैं हैं। वही कह रहा हूँ ना, सरकार की जिम्मेदारी है कि सरलीकरण करे। एक तो देखो ये जो जैसे आप बात कर रहे हो कि जैसे कोई छोटा दुकानदार है, कोई रेहड़ी लगा के फ्रूट बेचता है, सब्जी बेचता है, कोई फेरी लगाता है, कोई बर्तन बेचता है, ऐसे जो छोटे छोटे जो लोग हैं ना, देखो ये क्रिमिनल तो है नहीं। जब कोई आदमी एक साइकिल लेके रेहड़ी लगा के अगर वो फ्रूट बेच रहा है, इसका मतलब वो करके खाने की उसकी नीयत है। तो ऐसे लोगों के लिए कोई पॉलिसी बननी चाहिए। उनको ये छोटा छोटा जो 1000, 5000, 10,000, 20,000 जो लोन का एक जो प्रोसीजर है, वो अगर उनको हो जाए तो वो फाइनेंसरों के मकड़ जाल से वो बच सकते हैं। जी, और कोई नहीं फंसना चाहता, असली बात ये भी है, लेकिन मजबूरी में फंसते हैं। मैं जो ये कह रहा, जैसे आजकल एक बड़ा ट्रेंडिंग है कि कबूतरबाजी करते हैं, जिसको भी विदेश जाना होता है उनको गलत जगह भेज देते हैं, कभी डंकी रूट से भेज देते। तो सरकार ने एक प्रोविज़न लाने की कोशिश कर रही है कि जो कोई भी विदेश जाने का, विदेश भेजने का काम करेगा, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा, बैकग्राउंड चेक होगा, उसकी एक रजिस्ट्रेशन नंबर इशू होगा, उसकी कुछ श्योरिटी अमाउंट जमा करवाएंगे, तो एक चेक हुआ ना कि आगे से अगर वो कोई गलती करेगा तो उसका कोई गारंटर भी होगा, उसका प्रॉपर एड्रेस है, तो पुलिस उसको ट्रैक कर सकते है। उसी तरह से इन फाइनेंसर्स का भी कोई डॉक्यूमेंटेशन तो होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन तो ये होता है कि वो एक कच्चा एक रजिस्टर लगा लेते हैं, उसमें नाम लिख दिया सतसिंह जी, और उनको 50,000 रुपये दे दिए, उनमें से 50 में से इतने काट के इतने दे दिए, रोजाना की किस्त बांध देंगे सरकार के पास, और उसके गुर्गे जाते गुर्गे ही कहेंगे हम तो। मैं तो वो कह रहा हूँ ना कि ऊपर पीटते थे वो उनको, वो जाएंगे डेली ऐसे, या तो वो उनका क्या है कि शाम को वो आके ऑफिस में आके अपनी किस्त जमा करवा जाएगी, वो ऑफिस खुले हुए जगह जगह। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। या तो ऑफिस में आके अपनी किस्त जमा करवा दे, नहीं तो उन्हीं के बंदे जो है वो एक डायरी पेन लेके जाते हैं, छोटी सी जेब में डाल लेते हैं, और जिसने पैसे दिए उसके नाम के आगे टिक मारते चले जाएंगे, डेट लिख के कि भाई ऐसे ऐसे आज के पैसे आगे, इसके आगे उसके आगे। तो ये एक बहुत लार्ज स्केल पे है ये फाइनेंस का काम। ऐसा ये कोई नहीं, चलो फाइनेंस का काम तो सिर्फ प्रिवलेंट है, लेकिन एक ही गांव में इतने सारे फाइनेंसर, और वो फाइनेंसर जो महाराष्ट्र तक और बाहर तक ही बता रहे हैं, इनका जाल जो है, जैसा आपने मेंशन किया, बॉलीवुड तक की सॉन्ग्स, इवन एल्बम वगैरह को भी ये लोग फाइनेंस करते हैं। तो इतना पैसा, ये इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, और फिर रंगदारी। मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये मोटा जो पैसा है, देखो ये जो रेहड़ी वाले हैं, ये वो, इनसे कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता। वो 5,000 रुपये लेंगे, वो 10-20 दिन के लिए, 10 दिन के लिए लेंगे, वो अपनी किस्त बांध देंगे और अपना करके निकल जाएंगे। वो तो कभी 1-2 किस्त जो है वो अगर मिस भी होगी तो अगले दिन वो डबल 10-20 रुपये ऊपर दे के वो किस्त पूरी करके दे देंगे। लेकिन जो मोटा जो पैसा आ रहा है वो IPL पे या सट्टा जो खेलते हैं, और जो बड़े बड़े घरों के जो बच्चे हैं वो फाइनेंसरों के पास जाते हैं, वहाँ से पैसा उठाते हैं, क्योंकि उनको ये भी, अच्छा फाइनेंसरों को भी उनको पैसा देने में झिझक 1% भी नहीं होती। वो उन बच्चों के, उन युवाओं के बैकग्राउंड को देख लेते हैं कि भाई इसके, ये जो है बिजनेसमैन का बेटा है, ये फला का बेटा है, ये उसका बेटा है। तो ये नहीं देखता है कि जब इनके बेटे के नाम पे जैसे ही उनके घर पे जाके मैसेज देंगे कि भाई पैसे इन्होंने ले रखे हैं, ये देता नहीं है अब कई दिन से, तो उनके घर वाले चुपचाप आगे दे जाते हैं पैसे। तो वहाँ से ये जो फाइनेंस का जो कारोबार है ना, वहाँ से फलता फूलता है। नहीं फलता फूलता है, लेकिन एक सिविलाइज समाज में जहाँ कानून का राज है, इन लोगों को कहीं ना कहीं तो हिम्मत मिलती है। इसका मतलब हिस्सेदारी कहीं ना है, ये एक नहीं, नेक्सस तो है। इसका मतलब कोई ना कोई तो है ऐसा जो इनको प्रोटेक्शन दे रहा है। बिना प्रोटेक्शन के ये चीज़ इतनी लंबी नहीं चल सकती। प्रोटेक्शन तो खुद की है, इनके इतने एक सर्कल होता है, इनके पास हर एक तरह के जो लोग हैं, युवा है, वो बैठते हैं। हिस्सेदारी पहुंचती है सब जगह। हिस्सेदारी तो पहुंचेगी, क्यों नहीं पहुंचेगी, ये बताओ भाई। आप ये देखो कि आप रोज़ाना के 1,000 रुपये कमा रहे हो, तो उसमें हिस्सा तो जो दूसरे साथी जो है, जो दिन रात उनके लिए काम करते हैं, जो उनके लिए रिकवरी का जो काम है, मेन तो इसमें जो रिकवरी का जो काम करते हैं। लेकिन रिकवरी के लिए भी नियम है, ऐसा ही नहीं है कि आप किसी के पास जाओ, किसी को धमकी देना, ये कानूनन जुर्म है, और इसके लिए बाकायदा आपके खिलाफ केस भी दर्ज हो सकता है, और कोर्ट में केस भी चल सकता है आपके। केस करवाएगा कौन है?
अब एक तो पैसे ले रहे हैं अगले से, ऊपर से क्यों इसी के खिलाफ केस करवा दो? ये भाई मैं तो ये कह तो रहा हूं, एथिकल एक बात, नहीं, मैं कर रहा बात हूं। आपकी हालांकि ठीक है। ये काम जो है मैं इसको फोर्स यूज ना करना, तो मैं इसको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, नहीं, ना फोर्स finance यूज का करना मैं फेवर कर रहा हूँ, मैं ये लेकिन कह मैं रहा ये कह रहा हूँ कि उनके पास आप एक तो पैसे लेने जा रहे हो, खुद जा रहे हो, अपनी मर्जी से जा रहे हो, कोई उनको न्योता देकर तो बुलाते नहीं किसी को। वसी साहब, जब बैंक का पैसा आप दे नहीं पाते हो तो बैंक आपको आखिर में दिवालिया घोषित कर देता है और छोड़ देता है। तो लेकिन बैंक आपके साथ के मार पास पिटाई, बैंक के पास डॉक्यूमेंटेशन होती है, उनके पास एक कागजी कार्रवाई कंप्लीट होती है, उसमें सारी चीज़ें, इनके पास तो कुछ होता ही नहीं, ये तो मौखिक है। ये तो यूं भी कह दे बाई चांस तो कि क्या भाई आपने तो एक किस्त भी नहीं दी है मेरे को। क्या ये फोर्स यूज करना लीगल है? नहीं, लीगल नहीं है ये तो। मैं वही कह रहा हूँ ना, एक्शन होना चाहिए, हाँ, मैं कार्रवाई भी होनी चाहिए। वही कह रहा हूँ भाई पुलिस का जो हमारा काम है, हम देखो लीगल में थाना भी है, ऐसा तो नहीं है। चौकी है, जगह जगह भाई आपके पुलिस के जो बंदे घूमते भी हैं, राइडर है, पीसीआर सब है, बहुत पता सारी है, चीज़ें हैं। सारी... उनको ये भी पता होगा कि भाई कहाँ पे फाइनेंस का काम हो रहा है, कहाँ पे लीगल की क्या। आप हरियाणा के किसी भी गांव में, किसी भी शहर में, कस्बे में आप ले जाओ, वहाँ पे आपको भरपूर उसमें फाइनेंसर मिल जाएंगे। गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में आपके फाइनेंसर बैठे हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा एक कारोबार है। ये ऐसा कारोबार है कि आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते ये किस लेवल पे चला हुआ है। वसी साहब, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पुलिस क्यों नहीं पहुंच पा रही है? जो गैंगस्टर्स जो इनसे रंगदारी मांग रहे हैं, क्यों नहीं पहुंच पा रही है? और क्या ऐसे ही चलता रहेगा सब कुछ? सतसिंह जी, जो गैंगस्टर है वो, उनका नेटवर्क इतना बड़े लेवल पे है, बड़े स्तर पे है कि वो विदेश में बैठे हैं, वहाँ से आपको रंगदारी की कॉल्स आ रही है, वहाँ से अपना नेटवर्क चलाते हैं। आप ये बताओ हरियाणा की कौन सी ऐसी जेल है जहाँ पे ये जो 5-7 जो गैंग जो है, गैंगस्टर जो है, उनके गुर्गे कौन सी जेल में नहीं हो? जेल से कॉल आ रही है। ये तो हर स्टेट में ऐसा ही है। ये रंगदारी जो फाइनेंसरों को अब निशाना बनाया जा रहा है ना, ये तो अभी एक नया ही ट्रेंड आया है। इससे पहले तो बिजनेसमैन को, डॉक्टर्स को और वैसे लोगों को रंगदारी के लिए कॉल आती थी गैंगस्टर की। लेकिन अब ये जो है, उनका जो सॉफ्ट जो टारगेट है वो अब फाइनेंसर भी है, जो पीछे लंबे समय से अभी हम देख रहे हैं, जो कि विधानसभा में डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान ने भी ये मामला उठाया। तो ये अब डिगल के जो फाइनेंसरों पे जो अब जैसे कई वारदातें हो चुकी ना, वहाँ पे कई युवाओं की मौत हो चुकी है। इस वारदात होने से आम आदमी भी भय में रहने लगा है, क्योंकि आम आदमी को भी बड़ी परेशानी, क्योंकि आम आदमी के लिए रोजी रोटी कमाना ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। ऊपर से अगर इस तरह की स्थिति होगी जिसमें लॉ एंड ऑर्डर का इतना बड़ा सीरियस क्राइसिस होगा, तो आम आदमी के लिए भी एक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो विधानसभा में जो एमएलए जो है डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान, जो ये मामला उठाया है विधानसभा में, सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और ये जो नेक्सस है फाइनेंसरों का या गैंगस्टर का, इसको तो क्रैक करना चाहिए ताकि आम जो पब्लिक है वो अपने यहीं पे रह के, अपने प्रदेश में, देश में रह के अपना कारोबार करे, देश के विकास के लिए काम करे। क्योंकि ये जो पलायन, अब जो बड़ा जो पैसे का काम करना चाहते हैं या जैसे कोई अपना निवेश करना चाहता है, वो अब यहाँ से पलायन करने के लिए धीरे धीरे शुरू हो गया है। अब वो बाहर देशों में जाके, डॉक्टर से तो वो अपना वहाँ पे जाके प्रैक्टिस करने लग गए, कोई अच्छे वकील है तो वो वहाँ पे जाने लग गए, कोई बिजनेसमैन है तो वो दूसरे देश की तरफ कूच करने लग गए। तो ये चीज़ें हैं, इसको रोकना है तो यहाँ पे कानून व्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा ताकि हर एक आदमी अपने आप को सेफ समझे और वो यहाँ पे इधर उधर जाने की सोचे नहीं। जी, तो दोस्तों, आपका क्या कहना इस बड़े मुद्दे के ऊपर? क्या आपको लगता है कि जो रंगदारी मांगी जा रही है फाइनेंसर से, उस पर सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए? और पुलिस जो है, जिसको एक एक
बात का पता है वो एक्शन क्यों नहीं ले पा रही है। अगर ये बड़ा मुद्दा बनेगा, लोगों की चर्चा का हिस्सा बनेगा, तो ज़रूर सरकार को भी इस पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। आप भी कमेंट करके बताएं कि इस मुद्दे पर आपकी राय क्या। मुशीद साहब, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।